जब भी हम अपना तिरंगा देखते हैं, एक अलग ही गर्व, एक अलग ही एकता की भावना महसूस होती है ना? पर कभी सोचा है कि इस पावरफुल सिंबल के पीछे इसका डिजाइन किसने किया? तो आज हम उसी शख्स की कहानी जानेंगे जिसने भारत की पहचान को हमारे झंडे में पिरोया। तो सवाल यही है, भारत के तिरंगे झंडे को डिजाइन किसने किया था? अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन इसका जवाब हमें इतिहास में थोड़ा पीछे ले जाता है, एक ऐसे हीरो की कहानी की तरफ जिसे हम सब लगभग भूल ही गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी उस इंसान की जिसे हमारे झंडे का भूला हुआ वास्तुकार या द फॉरगॉटन आर्किटेक्ट कहा जाता है, पिंगली वेंकैया। तो आखिर ये पिंगली वेंकैया थे कौन? देखिए, उनकी पहचान ना किसी एक चीज तक सीमित नहीं थी। वो एक देशभक्त थे, एक स्कॉलर थे, एक सैनिक भी थे, नेशनलिस्ट थे। लेकिन इतिहास उन्हें जिस एक सबसे बड़ी चीज के लिए याद रखता है, वो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो ओरिजिनल वर्जन था उसे डिजाइन करना। लेकिन सवाल ये है कि एक नेशनल फ्लैग बनाने का आइडिया आया कहाँ से? और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी बहुत बड़े प्लान के साथ नहीं हुई थी, बल्कि ये तो गांधी जी का दिया हुआ एक मिशन था। अगर हम उनकी शुरुआती जिंदगी को देखें तो 1876 में उनका जन्म हुआ, जो आज का आंध्र प्रदेश है, और काफी कम उम्र में ही वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हो गए। फिर उन्हें भेजा गया साउथ अफ्रीका एंग्लो बोअर वॉर के लिए, और वहीं पर पहली बार उन्होंने दुनिया भर के देशों के राष्ट्रीय झंडे देखे, और बस यहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आया। और मजे की बात यह है कि ये वही टाइम था, 1899, जब उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। गांधी जी ने उनसे कहा, भारत के लिए एक ऐसा झंडा बनाओ जो हर भारतीय को एक धागे में पिरो दे, सबको एक कर दे। अब ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, आप समझ रहे हैं? ये वेंकैया के लिए जिंदगी भर का मिशन बन गया। और वेंकैया ने इस मिशन को सच में अपनी जिंदगी बना लिया। पर सोचिए, इतने बड़े, इतने डाइवर्स देश की पहचान को सिर्फ एक झंडे में समेटना, ये कोई आसान काम तो था नहीं। इसके पीछे एक बहुत लंबी और गहरी रिसर्च थी। मतलब ये कोई एक दो दिन का काम नहीं था, ये 16 साल की लंबी रिसर्च थी। वो भारत लौटे और उन्होंने 30 से ज्यादा देशों के झंडों की एक एक डिटेल की स्टडी की। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पर एक पूरी किताब तक लिख डाली। 1916 में भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज। इससे पता चलता है कि वो इस काम को लेकर कितने ज्यादा पैशनेट और डेडिकेटेड थे। और वो पहले से जो भी डिजाइन चल रहे थे ना, उनसे बिल्कुल खुश नहीं थे। जैसे एक था 1917 का होम रूल फ्लैग, जिसमें कोने में ब्रिटिश यूनियन जैक बना हुआ था। वेंकैया का मानना था, और बिल्कुल सही मानना था, कि भारत के झंडे पर किसी भी ब्रिटिश सिंबल की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वो पूरी तरह से आजाद दिखना चाहिए। और यही यही उनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। तो सालों की रिसर्च, सालों की मेहनत के बाद आखिर वो पल आया जब उनकी इस मेहनत को एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला था। साल था 1921 और जगह थी विजयवाड़ा कांग्रेस सेशन। और ये इस कहानी का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और यहीं पे 1921 के इसी सेशन में पिंगली वेंकैया ने अपनी सारी रिसर्च, अपना सारा विजन एक साथ लाकर अपना फाइनल डिजाइन महात्मा गांधी के सामने रखा। ये था वो बड़ा मौका। तो देखिए ये सब हुआ कैसे। वेंकैया ने जो डिजाइन पेश किया उसमें शुरुआत में दो रंग थे, हिंदुओं के लिए लाल और मुसलमानों के लिए हरा। तब गांधी जी ने सुझाव दिया कि इसमें एक सफेद पट्टी भी होनी चाहिए जो देश की एकता और शांति को दिखाए। और बस बीच में चरखे के साथ हमारे तिरंगे का जो बेसिक ब्लूप्रिंट है वो तैयार हो गया। अब झंडे को तो अपनी पहचान मिल गई, लेकिन विडंबना देखिए कि उसको बनाने वाले को नहीं मिली। यहीं से कहानी एक दुखद मोड़ लेती है, जो दिखाती है कि कैसे एक तरफ झंडे को अपनाया जा रहा था और दूसरी तरफ वेंकैया की अपनी जिंदगी कैसी चल रही थी। तो झंडे का सफर आगे बढ़ता रहा। 1931 में इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली अपना लिया। और फिर आया 22 जुलाई 1947 का दिन, जब हमारी संविधान सभा ने इसे आज़ाद भारत का नेशनल फ्लैग घोषित कर दिया। हाँ, एक बड़ा बदलाव जरूर हुआ। बीच में जो चरखा था उसकी जगह अशोक चक्र ने ले ली। तो सोचिए, एक तरफ हमारा तिरंगा एक आज़ाद देश की शान बन रहा था, हमारा सिंबल बन रहा था, और दूसरी तरफ उसको बनाने वाले पिंगली वेंकैया गुमनामी और गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मतलब ये कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है देश की जीत और उनके व्यक्तिगत संघर्ष के बीच। उन्हें लगभग भुला ही दिया गया था।
और फिर 4 जुलाई 1963 को उनका निधन हो गया, बहुत ही सादगी से, गुमनामी में। देश उन्हें उस वक्त तक लगभग भूल ही चुका था। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दशकों बाद हमारे देश ने अपनी इस भूल को सुधारा और तिरंगे के पीछे के इस महान इंसान को वो सम्मान लौटाया जिसके वो हकदार थे। उनके निधन के कई दशकों बाद देश को उनकी याद आई। 1998 में उनके सम्मान में एक पोस्टेज स्टैंप जारी हुआ। फिर 2009 में इंडियन पार्लियामेंट में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 2011 में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक मेमोरियल बनवाया और हाल ही में 2021 में उनकी 145वीं जयंती को नेशनल लेवल पर मनाया गया। तो धीरे धीरे ही सही, पर इन सभी सम्मानों ने इतिहास में उनका जो सही मकाम था उसे फिर से कायम किया। तो इससे एक बात तो साफ है, किसी भी देश की पहचान एक या दो लोगों से नहीं बल्कि अनगिनत गुमनाम नायकों के योगदान से बनती है। पिंगली वेंकैया की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के पन्नों में ऐसी और कितनी कहानियां दबी हुई हैं जिन्हें बाहर लाना बाकी है। अगली बार हमें किसकी भूली हुई कहानी को जानना चाहिए?